हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है मायके में बनी बोझ। विवाह का मंडप लगा हुआ था। उस मंडप के चारों ओर बहुत सारे लोग आपस में घेरे हुए खड़े थे। कुछ लोग कुर्सियों पर बैठकर दुल्हन आने का इंतजार कर रहे थे। उसमें से कुछ बाराती थे जो लड़के की तरफ से आए हुए थे और कई उससे ज़्यादा ही लोग लड़की की तरफ से गांव वाले थे। जयप्रकाश बाबू अपनी बेटी संध्या की शादी में खर्च करने में कोई कमी नहीं की है। बैंड बाजा सहित बारातियों के खाने पीने की उत्तम व्यवस्था की थी उन्होंने। कोई सामान घट न जाए, अपने बेटे राहुल को बार बार डांटे जा रहे थे। सभी सामान आ गया है ना, और देखना कुछ घटे नहीं, इज्जत का सवाल है। बेटा और तुम्हारे दोस्त सब किधर गए हैं? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? एक से एक सवाल जयप्रकाश बाबू अपने बेटे से कर रहे हैं। बस बाबूजी, वो लोग आते ही होंगे, मैंने उन्हें आने के लिए कह दिया है, राहुल ने जवाब दिया। इतना कहकर राहुल बारातियों की सेवा करने में जुट गया। दुल्हन को देखने के लिए सभी को बेसब्री से इंतजार हो रहा था और सभी आपस में बात कर रहे थे, खासकर जो दूल्हे की तरफ से आए हुए लोग थे। मोहन बाबू ने तो अपने बेटे विनय के लिए हूर की परी से भी ज़्यादा खूबसूरत लड़की को ढूंढा है। राम बाबू धीरे से बोलते हुए चुप हो जाते हैं। वहीं पर बैठे हुए दूसरे बाराती भी बोल पड़ा, हाँ हाँ क्यों नहीं राम बाबू, अपने गांव में एक वही तो है जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और तो और सबसे बड़ा पोस्ट पर भी। हम लोगों को भी मोहन बाबू पर गर्व होना चाहिए और उससे हमें शिक्षा भी लेनी चाहिए। उन्होंने कितनी मुश्किल से अपने 3 बेटों और 2 बेटियों को पढ़ाया लिखाया और अच्छे घर में शादी की। सुंदर सी लंबी सांस लेते हुए राम बाबू की तरफ देखते हुए बोल रहे थे। क्या ज़माना था उस वक्त जब मोहन बाबू के दादा हमारे लोगों के यहाँ मजदूरी करके घर परिवार को चलाया करते थे। वो दिन भी क्या थे और आज हर चीज़ उनके पास है। राम बाबू मायूस आवाज में सुंदर बाबू की तरफ देखते हुए बोल पड़ा। सुंदर बाबू आकाश की तरफ देखते हुए राम बाबू को जवाब दिया, सब ऊपर वाले की मोह माया है, हम लोग तो उनकी कठपुतली हैं, उसकी मर्जी के बिना कहीं कुछ होता है क्या? दुल्हन के आते ही शोर शराबे शुरू हो जाते हैं। सभी बाराती गण दुल्हन को देखने के लिए आपस में धक्का मुक्की करने लग जाते हैं। कुछ बाराती कुर्सी पे चढ़कर देखने की कोशिश करने में जुटे हैं तो कुछ बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को कंधे पर रखकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गांव वाले खासकर ऐसे ही होते हैं, लड़की की शादी हो या लड़के के, उसे देखने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। गांव में जब लड़की की शादी होती है तो जब लड़के कार या मारुति से गांव पहुंचते हैं तो गांव की महिलाएं माथे पर साड़ी लेकर लड़के को देखने के लिए इंतजार करती रहती हैं और मजाक इस तरह करते हैं मानो वर्षों से उसे जानते आ रहे हों। वही हाल इन बारातियों का हो रहा है। वो लोग यही सोच रहे हैं कि क्या पता कब दुल्हन को देखने का मौका मिले, और आज जब मिला है तो इस मौके को क्यों गंवाऊं। और तो और घर जाकर अपने परिवार वालों को भी तो बताना है दुल्हन का रंग, कटिंग, खान पान वगैरह वगैरह किस तरह का है। जयमाल होने के बाद सभी बारातीगण खाने के लिए एक जगह एकत्रित हो जाते हैं और लड़की वाले उधर लड़की और लड़के को अग्नि के फेरों में शादी कराने के लिए तैयार रहते हैं। ज़्यादा काम तो लड़की वाले पर ही निर्भर रहता है। बारातियों का सेवा सत्कार इस तरह करते हैं मानो बाराती अपने घर जाकर लड़की वाले की बदनामी ना कर दे। मोहन बाबू के 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। कुल मिलाकर उनके 5 संतानें हैं और सभी शिक्षित, और हो भी कैसे नहीं। मोहन बाबू को यह अच्छा से ज्ञात है कि पढ़ाई ही जिंदगी को अच्छी बना सकती है। पढ़ा लिखा इंसान ही कुछ सोच समझ सकता है। ऐसे लाइफ तो बेकार लोगों की भी गुजर जाती है, लेकिन समझदारी तो पढ़े लिखे इंसान में ही होती है। मोहन बाबू की तीसरी बहू घर आई। पूरा घर सजा है। घर के सभी सदस्य हाथ में थाली लिए हुए दुल्हन के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दुल्हन के आते ही थाली सजा हुआ दीपक से दुल्हन की आरती उतारी जाती है। कई रस्में अदा की जाती है। दुल्हन भी शर्माते हुए अपने दाएं पैर को चौखट के अंदर रखती है। सभी औरतें एक से बढ़कर एक गीत गाए जा रही हैं। ढोलक और तबले की चोट से उनके गीतों में
और भी जान आ गई है। घर आते ही मुंह दिखाई का रस्म अदा की जा रही है। एक एक कर सभी औरतें शगुन के कुछ पैसे भी दे रही हैं। मोहन बाबू के घर पर रिश्तेदारों की भीड़ लगी है। नई नवेली दुल्हन को आए हुए 2 दिन हो गए हैं, अभी तक वो किचन की ओर मुख नहीं किए हैं। मोहन बाबू के घर में यह नियम है कि जिसकी शादी होती है उसकी पत्नी ही घर के सारे काम तब तक करती है जब तक दूसरे की शादी नहीं हो जाती। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसके पहले मोहन बाबू की दूसरी बहू घर के सारे काम काज करती थी। तीसरी बहू संध्या की परवरिश इसके पिता जयप्रकाश बाबू ने शहरों में की थी। वह शहर में रहकर ही पढ़ाई पूरी की और एमए की डिग्री हासिल की। उसकी इच्छा थी कि मेरी शादी शहर में हो और लड़का सरकारी जॉब करता हो और मैं भी कोई अच्छी कंपनी देखकर उसमें जॉब करूं। लेकिन संध्या के पिता ने उसकी इच्छा को पूरा ना कर पाए, क्योंकि एक तो दहेज की मांग शहर वाले लड़कों के लिए ज़्यादा थे और उस पर जॉब होने के कारण और भी ज़्यादा मांग वो दे नहीं पाए। कई लड़के संध्या को देखने आए पर बात पैसों की लेन देन पर अटक जाती। जयप्रकाश बाबू ने सोचा अगर ऐसे ही लड़के वाले लड़की देखकर चले जाएं और कुछ बात ना बने तो लड़की की शादी बड़ी मुश्किल से होगी। अतः उसने यह निश्चय किया कि लड़का गांव का ही हो, पढ़ा लिखा हो, जगह और ज़मीन ने ज़्यादा हो, घर में किसी चीज़ की कमी ना हो। संध्या की पढ़ाई लिखाई शहर में होने के कारण उसे खाना बनाना नहीं आता था। ससुराल के नियम के अनुसार खाना तो उसी को बनाना पड़ता और 2 गांवों को सुबह शाम नाद में भूसे डालना और दोपहर में नहाना, यह सभी काम तो छोटी बहू को ही करना पड़ता। कुछ दिन तक उसके बाद सभी बहुओं को अपने अपने कामों का बंटवारा कर दिया जाता। चूँकि परंपरा है तो निभानी ही पड़ेगी। संध्या स्पष्ट रूप से कह दी, मुझे खाना वाना बनाना नहीं आता और मैं गांव और भैंसों को नहीं नहाने वाली। मैंने अपने मायके में कभी ऐसा नहीं किया। मोहन बाबू ने कह दिया, ससुराल का नियम तो नियम है, तुम्हें तो यह सारे काम करनी ही पड़ेगी। मेरे 2 बहुओं ने इतने दिनों तक घर को साज संवार कर रखा, अब से तुम्हारी बारी है। कुछ दिन का ही तो बात है, उसके बाद मैं स्वतः ही सभी को अपने अपने कामों को सौंप दूंगा। संध्या गुस्से से अपने कमरे की तरफ चली जाती है और अपने आप बुदबुदाते जा रही थी, आने दो रमेश को, आप लोगों की शिकायत ना की तो कहना। अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा लेती है। अपने मैके वाले को फ़ोन लगा रही है, साथ ही साथ गुस्से से बोले जा रहे, इन लोगों ने हमें समझ किया रखा है घर की नौकरानी, अपने मैके में कभी कुछ नहीं की, यहाँ क्या बर्तन मांजने काम करें और गाय गोरू हमसे ना होगा। संध्या की मम्मी कॉल को रिसीव करते ही संध्या गुस्से से आग बबूला हो जाती है। कितनी देर से फ़ोन कर रही हूँ, मम्मा कहाँ चली गई थी तू? बेटा घर में ही थी, आने में समय लगता है ना थोड़ा, और तुम इतने गुस्से में क्यों बात कर रही है? सब खैरियत से तो है ना? वहाँ कोई तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा है? कुछ भी अच्छा नहीं है मम्मा, यहाँ पर सभी बोलते हैं घर के सारे काम तुम्हें ही करना है, नहीं करेगी तो अपने घर चली जाओ, अपने बाप को बोलो ले जाए यहाँ से। ऐसे बोलते हैं वहाँ के लोग, कैसे विचार हैं उन लोगों के? संध्या की मम्मा बोल पड़ी। और भी बहुत कुछ बोलते हैं, मुझसे बोला नहीं जाता, मुझे यहाँ नहीं रहना है, डैड को बोलो हमें यहाँ से ले जाएं, नहीं तो मैं। इतना कहकर संध्या फ़ोन को काट देती है। बेटी की ऐसी हालत देखकर संध्या की माँ परेशान हो जाती है। वह अपने पति जयप्रकाश को कहती है, कैसा रिश्ता आपने जोड़ा है, मेरी बेटी जरा सा भी खुश नहीं है। वहाँ पर जाते ही घर का सारा काम करना पड़ रहा है, 2-4 महीने क्या नहीं रुक सकते वो लोग? और देखो तो दामाद जी भी उन्हीं लोगों के पक्ष में है, मेरी बेटी की तो सुनने वाला कोई नहीं है वहाँ। हाय राम, मेरी बेटी कैसे रहेगी वहाँ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? झल्लाते हुए संध्या की मम्मा अपने पति जयप्रकाश से कहती है। अरे भगवान, तुम कुछ बोलने दोगी तभी तो कुछ बोलेंगे, कब से तुम ही बोले जा रही हो? जयप्रकाश बोल पड़ा। पेपर टेबल पर रखते हुए जयप्रकाश बोला, अब बताओ हुआ क्या, आखिर इतनी परेशानी क्यों हो रही है? जयप्रकाश शांति स्वर में पूछा। मेरी बेटी को गए हफ्ते भर भी नहीं हुए हैं, ससुराल वाले परेशान करने में लगे हुए हैं। मेरी बेटी क्या फ्री में ब्याई गई है? पैसे दिए हैं और बर्तन गहने सो अलग। सुनिए जी, एक बार देख आइए, मेरा मन नहीं मान रहा है किस हाल में होगी हमारी बेटी।
अच्छा ठीक है, राहुल को भेजकर मालूम करते हैं आखिर बात क्या है। तुम चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। और उसके गए हुए भी तो 1 हफ्ते ही हुआ है। नहीं जी, आप एक बार होकर आइए, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया तो राहुल से नहीं संभाल पाएगा। ठीक है, मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ। इतना कहकर जयप्रकाश कमरे की तरफ चल पड़ा। सुबह होते ही जयप्रकाश अपने बेटी के घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में तो उसे मिठाई भी तो लेनी थी, क्योंकि पहली बार अपने बेटी के घर जा रहे थे। उसके घर के बाजू वाला ही मिठाई की दुकान खोला हुआ था, वहीं ठहर कर मिठाई लेने लगा। कहो जयप्रकाश बाबू, बहुत दिनों के बाद आए। घर के बाजू में रहते हो, लेकिन मिलने की फुर्सत नहीं है। भाभी जी नहीं आने देती क्या? मिठाई वाला घनश्याम साव मजाकिया लहजे में बोला। नहीं श्याम भाई, ऐसी बात नहीं है। जब से बिटिया की शादी हुई है, घर से कहीं जाने का मन नहीं करता। और तो तुम्हें मालूम ही है, मेरे नालायक बेटे को मेरे नाक में दम कर रखा है। दिन भर आवारागर्दी करते रहता है, पढ़ाई लिखाई से कुछ मतलब ही नहीं है उसका। बदमाश दोस्तों के साथ। जयप्रकाश बाबू के बातों को बीच में काटते हुए श्याम बोल पड़ा। कोई बात नहीं प्रकाश, एक दिन उसमें भी सुधार आ जाएगा। हम दोनों भी बचपन में क्या कम शरारती थे। याद है नई पड़ोसन जो मोहल्ले में आई थी, हम दोनों छुप छुप कर कितना देखा करते थे, और आज कितने शरीफ बने बैठे हैं। कोई कहेगा पहले वाला घनश्याम साव है। देखो तो हम दोनों ने कितना सुधार आ गया है। घनश्याम साव हंसते हुए कहा। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि राहुल की शादी कर देते हैं। घर गृहस्थी का बोझ जब बढ़ेगा तो जिम्मेदारी अपने समझ में आ जाएगी। प्रकाश जी बोल पड़े। सही बोले जय भाई, आइडिया कोई बुरा नहीं है। मुंह में पान चबाते हुए घनश्याम साव बोला। ठीक है, मैं निकलता हूँ, आधे घंटे बाद मेरी बस है। राम राम भाई कहते हुए जयप्रकाश चल पड़ा। समधी के घर पहुंचते ही जयप्रकाश का भव्य स्वागत हुआ। मोहन बाबू बोल पड़ा। क्यों समधी जी, बिना बताए एकाएक मेरे घर पधारे? हमसे कोई क्या भूल हो गई है? एक कॉल तो कर देते। नहीं समधी जी, ऐसी बात नहीं है। बिटिया की बहुत याद आ रही है। थी तो जल्दबाजी में मैं घर से निकल पड़ा। सिर्फ मेरी पत्नी ही जानती है कि मैं यहाँ आया हूँ। राहुल को तो पता भी नहीं है, नहीं तो वह भी आने की जिद करता। आखिर उसकी बहन भी तो यही है। संध्या अपने पिता के लिए एक गिलास ठंडे पानी लेकर आई और देखकर चुपचाप चली गई। उसके इस व्यवहार से उसके पिता दुखी होते हैं, सोचने लगते हैं कि बिना बात किए चली गई। जयप्रकाश जी बोल पड़े। मैं सोच रहा था समधी जी, संध्या को कुछ दिन के लिए अपने घर ले जाना चाहता हूँ। ये क्या बात हुई प्रकाश जी? अभी तो हफ्ते भर भी नहीं हुए हैं। संध्या भी तो मेरी बेटी है, रहने दीजिए। 2-4 महीने बिने को बोलकर किसी दिन पहुँचवा देंगे। आखिर मेरा घर आपके घर से दूर ही कितना है। दामाद जी किधर गए हैं? आप कहें तो मैं ही उनसे बात करूं। वो अपनी बहन को पहुंचाने के लिए गया है। कल तक में आ जाएगा। कल तक रुक जाइए, उसके आने के बाद चले जाइएगा, उससे बात भी हो जाएगी। मोहन बाबू बोल दिए। संध्या के पिता कुछ कहने ही वाले थे कि संध्या आकर बोल पड़ी। हमें नहीं रहना और कुछ दिन हमें अपने मायके जाना है, और कितने दिनों तक बर्दाश्त करूं? तुम यह क्या कह रही हो बेटी? हम लोगों ने ऐसा क्या कह दिया जो इतनी बड़ी बात कह दी? कहूँ नहीं तो छोड़ दूं? मैं अपने मायके में कभी कुछ नहीं किया, और यहाँ आते ही घर के सारे काम मुझे ही करने पड़े। कभी आप लोगों ने सोचा मेरे ऊपर क्या बीत रही है? ये तो घर के कायदे कानून थे बेटी, जो बरसों से चली आ रही है, और मेरे सभी बहुओं ने भी तो सारे काम किए। उसने तो कभी इनकार नहीं किया और कभी इस तरह से बात नहीं की। वो सब के सब अनपढ़ थे, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझसे यह काम नहीं होगा। संध्या गुस्से में बोले जा रही थी। मोहन बाबू आपसी मतभेद बढ़ता देख प्रकाश जी से बोले। प्रकाश जी, आप अपनी बेटी को कुछ दिन के लिए साथ ले जाइए। कुछ दिन अपने मायके में रहेगी तो मन हल्का हो जाएगा। पर दामाद जी क्या कहेंगे? प्रकाश बाबू दुख जाहिर करते हुए कहा। उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं समझा दूंगा। आप संध्या बेटी को साथ लेकर जाइए। मोहन बाबू सांत्वना देते हुए प्रकाश जी से कहा। संध्या अपने घर आते ही माँ से लिपट कर रोने लगी और अपने ससुराल की ढेर सारे शिकायतें की गठरी खोल कर रख दी। हाय तौबा, मेरे फूल जैसी बेटी पर उन लोगों ने इतना जुल्म किया। उसकी ये मजाल, थाने में मैं उसकी रपट ना लिखवा दूं तो ना। अब रहने भी दो,
बात को क्यों आगे बढ़ा रही हो? अब बेटी भी तुम्हारे पास आ गई, फिर क्यों इतना उछल रही हो? संध्या के पिता डांटते हुए संध्या की माँ से बोले। आप तो हम दोनों के बीच पड़िए ही मत, मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। संध्या की माँ गुस्से से प्रकाश जी से बोली। संध्या भी अपनी माँ का ही पक्ष लेकर बोल रही थी। ठीक है, तुम लोगों को जो मर्जी है करो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जितना बात को आगे बढ़ाएगी उतना ही बात ज़्यादा बिगड़ेगी। गुस्से से बोलते हुए प्रकाश जी चले गए। लेकिन संध्या की माँ ने कुछ दिनों के बाद संध्या के पति को तलाक का नोटिस भिजवा दिया और काफ़ी पैसों की मांग। लेकिन जब यह बात संध्या के पति को पता चला तो वो भी गुस्से में तलाक दे दिया और मुंह मांगी रुपए। संध्या की माँ तो बहुत खुश थी कि मेरी फूल जैसी बेटी वहाँ से बच गई, लेकिन संध्या के मन में क्या खुशी थी। खैर, ये बातें 5 साल पुरानी हो गई। संध्या आज भी मायके में बैठी है, माँ बाप की बोझ तले। दोस्तों, संध्या की माँ जैसी बहुत सी औरतें दुनिया में हैं जो अपनी बेटी का घर बिगाड़ देती है। बेटी को विदा करने के बाद आप उनको उनके हालातों पर छोड़ दीजिए। जब आप छोड़ेंगे तभी वह जिम्मेदारी लेने के लायक रहेगी। अगर आप हमेशा उनका सहाय और उनका साथ देते रहेंगी तो वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटती जाएंगी और संध्या जैसी बेटियां मायके में आकर अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं, जिन्हें ज़िंदगी भर सिर्फ और सिर्फ पछतावा रहता है।